आज हम आए हैं सर्किट हाउस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बात करने के लिए, जिन्हें मैं भीखा भाई के ज़माने से जानता हूँ। जब भीखा भाई का देहांत हुआ था एक मंत्री के पद पर, और वो जो अपना जो आखिरी चुनाव लड़े थे, और उस समय अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, उस समय एक नन्हा सा कार्यकर्ता बहुत एक्टिव था। हम लोगों ने उसको कवरेज किया था, और वो आज सीएम का बहुत नज़दीकी हाथ बन चुका है। एक अपनी पैठ रखता है कांग्रेस की राजनीति में, एक पहचान रखता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसके बाद पार्लियामेंट के चुनाव नजदीक है। उदयपुर में कांग्रेस की राजनीति खेमों में बटी हुई है, ऐसा लोग कहते हैं। कोई कहता है गिरजा गुट है, कोई कहता है सीपी गुट है, कोई सीएम का गुट बताता है। मगर दिनेश कोडनिया जी, जो आज हमारे साथ बातचीत के लिए प्रस्तुत है यहाँ पर सर्किट हाउस के अंदर, वो इस समय उदयपुर के दावेदार हैं शहर की राजनीति की तरफ से। हालांकि दिनेश जी डूंगरपुर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, मगर क्योंकि जन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उदयपुर में रहता है और चुनाव को उदयपुर के प्रभावित करता है, एक संभावित दावेदार है। दिनेश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, ये बताएं कि चुनाव नजदीक है, आचार संहिता 2-3 दिन में लगने वाली है, ऐसा प्रयास चल रहे हैं। सीएम ने जो दौरे किए पिछली बार, आप उनके बिल्कुल साथ में रहे। सीएम ने जो घोषणाएं की है अशोक गहलोत ने, वो इतनी अधिक घोषणाएं हैं कि शायद मैं आपसे कहूँ बताने को तो आप भी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता कि वो कितनी घोषणाएं हैं। और लोग तो हंसते हैं कि आज बच्चे को जीके का पेपर देने को कहे, तो जब पेपर सेट हुआ होगा और आज पेपर होता है, तो उसी बीच में राज्य की ज्योग्राफी काफी चेंज हो गई है, क्योंकि 3 दिन पहले ही नए जिले बने। ऐसे में आपको आगामी चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है, कांग्रेस की कितनी तैयारी है, इसके बारे में हमें बताएं। माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो काम किए हैं, न भूतो न भविष्य कि पहला मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर जिन्होंने एक घोषणा करी, एक नारा दिया कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो उस नारे को उन्होंने 100% साबित कर दिया कि हर वर्ग के लिए राजस्थान के अंदर काम हो। आज कोई वर्ग ऐसा बाकी नहीं है जिसको ये कह सके कि, और पिछले लंबे समय से राजस्थान की एक परिपाटी रही कि एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार इस पार्टी की सरकार, लेकिन अब की बार चुनाव एकदम सामने है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी किसी वर्ग में नहीं है। और उसका जीता जाता उदाहरण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पूरे राजस्थान में निकली। तो उदयपुर संभाग के अंदर अपन जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि उनके परिवर्तन यात्रा जहाँ जहाँ निकली, वहाँ पर उनके 20-25 लोगों से ज़्यादा कहीं पर उनका स्वागत करने के लिए लोग नहीं आए। ये आक्रोश रैलियां निकालते रहे। आक्रोश का आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसदों के खिलाफ। आज ओपीएस लागू करना, आज एक संवेदनशील मुख्यमंत्री ही एक बात को सोच सकता है कि सबसे बड़ी समस्या किसी आदमी के या परिवार के सामने आती है बीमारी के समय, क्योंकि बीमारी कभी कह के नहीं आती, आधी रात को आती है, और उसके लिए 25 लाख रुपए तक की का बीमा करना, एक्सीडेंट हो जाए तो 10 लाख रुपए देना। ये सब चीजें कि आज महंगाई को देख करके गरीब आदमी को फूड पैकेट देना, और राजीव गांधी का जो सपना था कि हर घर हर हाथ में एक मोबाइल हो, वो मोबाइल आज महिलाओं को जो दिया जा रहा है, इससे बड़ा क्रांति का कोई काम किसी सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। आज ये अशोक गहलोत ने कोई वोटों के लिए नहीं किया, पशुओं के लिए गौ माता करके जो राजनीति कर रहे हैं देश की आज़ादी के पहले से और अब तक, और गौ माता के नाम पर राज में आ गए। उन्होंने गौ माता के लिए कुछ नहीं किया।
गौ माता के लिए जो पहले 6 महीने तक का अनुदान था, मुख्यमंत्री जी ने 9 महीने तक का कर दिया। हर ब्लॉक के ऊपर नंदी गौशाला की घोषणा करी। वो पूरे देश के अंदर गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले नहीं कर पाए। सिर्फ राजस्थान है, पूरे देश के अंदर जहाँ हर ब्लॉक के ऊपर 1,51,00,000 रुपए नंदी गौशाला के लिए अशोक गहलोत ने दिया है। तो जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म क्या है? हमारे बुजुर्गों को 500 रुपए की जगह 1,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो हर किसी को, हर राजनेता ये नहीं कर सकता। वो अशोक गहलोत जैसा आदमी जो जनता से जुड़ा हो वही कर सकता। मैं आपसे भारत जांच शुरू की थी, वो था भीखा भाई के जमाने से मैं आपको जानता हूँ। और भीखा भाई का एक दौर हम लोगों ने सात चुनाव में देखा था, डूंगरपुर, कागवाड़ा, आज क्या परिवर्तन देख रहा है जबकि बीटीपी वहाँ आ चुकी है? तो आप क्या देखते हैं परिवर्तन उस ट्राइबल एरिया में? क्या लग रहा है कांग्रेस को लेकर? देखो, हरिदेव जी जोशी और भीखा भी और एक महान नेता थे। उन लोगों ने इस कांग्रेस के समय में इस देश को आज़ादी के टाइम से लगा करके जो काम किए थे, चाहे हमारा माही डैम बना हो, चाहे सोन कमला बना हो, चाहे सड़कें बनी हो, चाहे उस समय डूंगरपुर में रेल आई हो, या गांव-गांव के अंदर तालाब बनाने का जब सिंचाई मंत्री भीखा भाई थे, तो उस समय का एक बहुत शानदार समय था। लेकिन आज उन्हीं संस्कारों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन का युग है। उस समय मान मर्यादाएं सब थी। आज सोशल मीडिया आ गया है, जहाँ कई चीजें परिवर्तन आ रहा है समाज में। तो ये परिवर्तन जो है वो हमारे परिवारों में भी आ रहा है, समाज में भी आ रहा है। तो नेचुरली इसके बैड इफेक्ट राजनीतिक पार्टियों में भी आएंगे, सोच में भी आएंगे। तब राजनीतिक पार्टियां बनती थी कि पूरे समाज के, पूरे क्षेत्र के विकास की बात करते थे। आज जो राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं वो अपने स्वार्थ के लिए बन रही हैं कि हम कैसे राज में आ जाएंगे। तो बीटीपी कोई जो पार्टी बनी है वो बीटीपी को पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। कि पिछले चुनाव के अंदर, पिछले विधानसभा में जब वसुंधरा जी का राज था, उस समय 4 सीटें डूंगरपुर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पर 163 के आसपास इनका राज था। और जब 2018 के अंदर ये लगा, इनको 17 में ये लगा कि आदिवासी का वोट वापस कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो इनकी फुट डालो राजनीति और जनता के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर फुट डालोगे तो इनको फायदा होगा। तो कहीं ये हिंदू मुस्लिम किया है इन लोगों ने देश में, वही परिपाटी इन्होंने टीएसपी एरिया के अंदर करी। 2017 के अंदर इस तरीके का माहौल बच्चों को बिगड़वा गया ताकि कांग्रेस का वोट बैंक बिखरे और 2 टुकड़ों में आदिवासियों का वोट बटे, कांग्रेस जीते नहीं और भारतीय जनता पार्टी जीते। मगर आज तो स्थिति है ना, जो बीजेपी भी 2 टुकड़ों में उसके एमएलए अलग हो गए और वो सिद्धांतों के और कार्यक्रमों के आधार पे पार्टी नहीं बनी थी। वो पार्टी जोश के अंदर बन गई। उनका कोई इस समय विजन नहीं था। तो नेचुरल है कि जब ये लोग किसी एक विचारधारा के आधार पे नहीं बने, उनका कोई संगठन नहीं था और वो ऊपर से बीटीपी जो गुजरात से थोपी गई थी, तो जब नहीं था तो ये बिखरना ही था। पार्टियां वही जिंदा रह सकती हैं जो पूरी समाज को, पूरे जिले को, राज्य के सर्वांगीण हित की बात करती, वही पार्टी जिंदा रहती है। ये बिखरे हैं, ये आपसी लड़ाई के अंदर बिखरे। क्या लगता है इस चुनाव में क्या इफेक्ट रहेगा इनका? मैं समझता हूँ कि अब की बार जो है टीएसपी एरिया का हमारा आदिवासी वोटर, आदिवासी भाई ये समझ चुका है कि बीटीपी और बाप पार्टी के कारण समाज का नुकसान। ये तो अशोक गहलोत थे कि जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के अंदर या उदयपुर जिले के अंदर हार जाने के बाद भी एक भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के काम के अंदर उन्होंने पक्षपात नहीं किया। सबसे ज्यादा उन्होंने पैसा सागवाड़ा, आसपुर, चौरासी, जहाँ विपक्ष के लोग जीते थे, जहाँ बीटीपी जीती थी, वहां पर भी आदिवासी के प्रति कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत समर्पित रहे। तो उस राज के अंदर कोई काम बाकी नहीं रहा, सवाए काम वहां पर हुआ। अभी तक बांसवाड़ा से महेंद्र जी मालवीय, अर्जुन मावड़िया, ये नेता नाम थे जो राज्य की राजनीति को इस ट्राइबल बेल्ट से सपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे।
अब एक आपका नाम काफी समय से चर्चित हो गया इस पूरे एरिया में, वो भी सामान्य वर्ग के रूप में। कैसे, किसके पीछे क्या कारण है कि कोई ट्राइबल से लेकर अब सामान्य वर्ग को आगे ला रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कांग्रेस पार्टी के अंदर जातिगत आधार पे किसी को आगे करना या पीछे करने की विषय नहीं रहता। जो पार्टी में काम करता है वो नेतृत्व करता है। तो यहाँ इस डिवीजन के अंदर मैं 1985 से कांग्रेस के साथ जुड़ा वो हूँ। तो बात वही अब जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। मालवीय जी हमारे सम्मानीय नेता है, अर्जुन बामनिया जी, रघुवीर मीणा जी, दयाराम जी, ताराचंद ये भगोरा मेरा जी। कहना का मतलब ये सब ट्राइबल फेसेस है जिनको ट्राइबल नेता के रूप में ट्राइबल एरिया में जाना जाता है। आप एक सामान्य वर्ग से हैं और आपको आगे बढ़ाया जा रहा है काफी आगे, तो उसके पीछे क्या लग रहा है आपको? मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई पार्टी का ऐसा नहीं कि किसी को आगे बढ़ाया जाए, वो किया जा रहा है। जो पार्टी में काम करेगा, आज हमारे फतेह सिंह जी अध्यक्ष बने, हमारे कचूराल जी अध्यक्ष बने, बांसवाड़ा के रमेश पंड्या हमारे रहे, हमारे शंकर यादव शेड्यूल कास्ट के आयोग के अध्यक्ष बने। किसी को पार्टी आगे नहीं करती है। जो पार्टी के प्रति समर्पित रहेगा, 24 घंटे काम करेगा, वो नेतृत्व करेगा और आगे बढ़ेगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, कल फतेह सिंह जी से भी बात हो रही थी इंटरव्यू के टाइम पे, कि आपके यहाँ जो कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए था वो कार्यकर्ताओं को इतना मिला नहीं। जनता को तो खूब दिया आपने, भर भर के दिया, वही कार्यकर्ता आज भी आपसे मायूस है। और कैसे उस पर एक्टिव करेंगे इसके अंदर, चुनाव में वो उतरे और आपके लिए उस दिन पे काम करें? आप सुबह से यहाँ देख रहे हैं कि आज कम से कम 1000 लोग यहाँ पर मिले हैं, जिसमें से 300-400 हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये इस तरीके की बात करना कि कार्यकर्ता को मिलता क्या, कार्यकर्ता को सम्मान ये मिलता। मेरी बात नहीं है, मैं तो मैं कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ उसमें मेरा Yes. कोई व्यूज नहीं है। यस, कार्यकर्ता जो है ये इस तरीके की बातें फैलाई जाती है। लेकिन जब सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बने, इनके शपथ ग्रहण में कितने कार्यकर्ता थे? हमारे जिला ग्रामीण के जो अध्यक्ष बने कचरू लाल जी, उनका देखिए, उनके सम्मेलन में कितने कार्यक्रम थे। अभी कल पवन खेड़ा जी आए तो जिला अध्यक्ष जी के साथ कितने लोग बैठे हुए थे। इन्होंने अभी रैली निकाली, अभी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो रैली निकाली, उस रैली के अंदर आप देखिए कि पिछले लंबे समय से सबसे शानदार रैली आज सूरजपोल से निकली। तो कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए, कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिल रहा है और उनके कहने पे काम करें। तो ना कार्यकर्ताओं को देने की काम परंपरा है, क्या देना, कार्यकर्ता सब खुश है और पूरे जोश के साथ वापस सरकार के लिए काम कर रहे हैं। खुटिया जी, आज अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन है, सभी समाजों को आपने लाभान्वित किया है और कहा जा रहा है कि समाजों को जो इतने समय बाद इतने बड़े बड़े भूखंड संस्थाओं को आपने दी है, क्या उनको देने में जो लोग कह रहे हैं कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लोगों को जो आपसे कांटेक्ट में रहे उनको आपने दिया। कुछ लोग अभी भी आशा लगा के देख रहे हैं कि अगर आचार संहिता नहीं लगी तो शायद कुछ संस्थाओं को आप अभी और दिलाएंगे, तो कितना फिगर पहुंच जाएगा ये, और इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए सर, उदयपुर डिवीजन का उदयपुर शहर इस हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर एक पर्यटन स्थल के रूप में इसका स्थान है। यह एक वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है और इतना नाम है इस उदयपुर का कि यहाँ पे जितनी समाजें रहती हैं, उन समाज सब आसपास के गांवों से भी आकर के रह रहे हैं। तो इन समाजों के बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल मिलना चाहिए, उनके लिए स्कूल खोलने का है तो उनको स्कूल के लिए ज़मीन मिलनी चाहिए, सामाजिक कामों के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि मैंने जब ये सब बात हमारे नए जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी ने, हमारे अरुण जी, अजय पोरवाल और इन सब ने मुझे बताया कि उदयपुर शहर के अंदर भूमि का आवंटन लंबे समय से नहीं हुआ। और वाकई जब मैं पिछले महीने यहाँ पर आया और सब समाजों से मिला तो देखा तो 2013, 2018 की फाइलें पड़ी थी और इन समाजों को, जिनको बेचारे अपने जो है बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो ध्यान नहीं दिया गया, स्कूलों के लिए नहीं मिली। तो इतना सशक्त नेतृत्व यहाँ पर जो लंबे समय से कर रहे हैं, जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी थी कि उदयपुर के इन समाजों को जमीनें मिलनी चाहिए।
जब सागवाड़ा में इतने समय से हम जमीनें दिला रहे हैं, बांसवाड़ा में दिला रहे हैं, जोधपुर में मिल रही है, कोटा में मिल रही है, जयपुर में मिल रही है, तो उदयपुर के समाजों को क्यों नहीं मिली? जब ये बात आई हमारे सामने, पिछली बार 30 समाजों के लोग मिले, उन्होंने बताया कि साहब हमको जमीन मिलनी चाहिए, जो 2018, 2017 और कभी की पड़ी थी। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मुख्यमंत्री की जानकारी में दे दिया। फिर वो जब दिया, फिर कोई और समाज आया, साहब हमारे बाकी, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में फिर 24 लोगों को दे दिया। कुल मिलाकर के 60 समाजों को अभी तक दे दी गई, और अभी भी कई लोग ऐसे हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई वो नहीं किया है, मीना समाज को, खटीक समाज को, यादव समाज को, मुस्लिम समाज को, जैन समाज को, श्वेतांबर को, कलाल समाज को, पारिक समाज को, जिस समाज ने मांगा उस समाज को सरकार ने जमीनें दी। स्कूलों को काफी दिए, स्कूल तो ये इसके स्कूल और हॉस्टल भी कुछ दिए। स्कूल अभी बाकी चल रहे हैं, चल जो रहे मेरे हैं। को ध्यान है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि ये, पर कुछ मैंने देखा है कि प्रोसीजर के अंदर इनकी कमी थी, इनको पता ही नहीं था कि यूआईटीएम कैसा, वो भी हम पूरी करवा रहे हैं। और अगर आचार संहिता लगने में अगर 10-15 दिन निकल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि सब समाजों को अशोक गहलोत जी जमीन देंगे। ये एक ऐसा काम है, कितनी और पाइपलाइन में है जो लगभग 27-28 एप्लीकेशन और आई हैं जी जिनको और समाजों को देने की आवश्यकता है। तो उनसे कहा है कि अगर नहीं भी अभी किसी आचार संहिता के कारण नहीं भी हुई तो उन सब से हमने आग्रह किया है कि अशोक क्या इस बीच गहलोत कोई कैबिनेट बैठक होने वाली है, कोई उम्मीद है? नहीं, ये यहाँ से प्रोसीजर जो है पूरा होके जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक रखना नहीं रखना मुख्यमंत्री जी के हाथ नहीं, में। आपके हम नॉलेज तो में उनके निवेदन कर, हम सब लोग जाकर के निवेदन करेंगे कि मंत्रिमंडल की नहीं हो तो एम्पावर्ड कमेटी से कराइए। पर मुख्यमंत्री जी की उदयपुर शहर की बहुत बड़ी कृपा है और यहाँ के समाजों को जमीनें देंगे। दिनेश जी, आप पूरे इस संभाग को आप रिप्रेजेंट करने लग गए हैं, तो एक उदयपुर की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ का जो सारा समाज है, यहाँ के लोग हैं, वो बॉम्बे, पुणे, साउथ में रह रहे हैं, बेंगलोर रह रहे हैं, मगर रेल तो चल गई, मगर सीधे बॉम्बे की कनेक्टिविटी नहीं मिली, आगे की कनेक्टिविटी नहीं मिली। आप लोगों की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी इसको लेकर के कि ये इस तरह की ट्रेन चल रही थी? हर जगह रोज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, रोज जी मुख्यमंत्री जी ने वहां पर मानगढ़ धाम पे भी, मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में भी, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में भी, और 5 साल के अंदर मुझे अच्छी तरह से याद है कि 25 बार मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 25-25 सांसद होने के बाद भी इन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के उनके राज के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल प्रोजेक्ट को बंद कर दिए हैं। जब उदयपुर से हमारे ठीक बॉम्बे तक की जो रेलवे लाइन थी उस प्रोजेक्ट को उन्होंने लेट किया, और लेट करके भी छोटा सा उन्होंने यहाँ पर चालू किया। तो अभी ये होना ये चाहिए था कि सांसद जब आपके 25-25 सांसद हैं तो आप जो है वो कोई प्रोजेक्ट या राजस्थान में लाए ही नहीं। तो अभी हमारी कांग्रेस के लोग जब गांवों में जाएंगे तो जनता ने धार लिया है कि हमारे पास, तो हम तो रिकॉर्ड दे रहे हैं कि 5 साल के अंदर कांग्रेस ने किया, भाजपा के सांसदों को गांवों के अंदर जा करके अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि 10 साल के अंदर उन्होंने क्या किया। सांसदों की तो मजबूरी है कि उनको जो फंड मिलता है तो वही बनता है, तो देंगे कहाँ से? बिल्कुल सही बात है, उनका भी वो फंड जो बंद कर दिया। सांसद को फंड मिलता था जो गांव में खर्च करने के लिए, वो तो फंड बंद हो चुका है उनका कब का ही। बिल्कुल, यही तो मोदी सरकार ने सांसदों का फंड भी ले लिया। राजस्थान के अंदर जितना नरेगा का पैसा आना चाहिए, वो जीएसटी का जो हमारा बजट आना चाहिए, जो उसका पार्ट आना चाहिए, वो दे नहीं रही। ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री पता नहीं कैसे जादूगर है कि कहाँ से पैसा ला रहे हैं और ये काम हो रहा है। वही तो कह रही है बीजेपी की, एक घोषणा तो कर दी, आगे क्या होगा, कैसे लागू करेंगे तो कैसे? नहीं, हमारी 100% योजनाएं लागू हो गई। कांग्रेस के राज के अंदर अशोक गहलोत ने इस साल भी बजट में जो घोषणाएं की थी उसके अंदर 100% फाइनेंशियल सैंक्शन निकल चुके। एक काम ऐसा बाकी नहीं जो रुक के पड़ा। हमने घोषणाएं नहीं, हमने मोबाइल कहा था मोबाइल दे रहे, हमने फूड पैकेट के लिए कहा फूड पैकेट के लिए दे रहे, हमने जहाँ स्कूल है पीएससी सीएससी खोली सबकी फाइनेंशियल सैंक्शन वहां पर आ चुकी, तहसीलें खोली वहां पर आ चुकी। उदयपुर डिवीजन कर देख लीजिए आप, एक जगह बताइए जहाँ घोषणा की हो और वहां पर बजट नहीं आया हो या स्टाफ नहीं आया। एक ट्राइबल बेल्ट की बहुत बड़ी मांग थी, मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक बने, और उसके लिए भी सीएम ने अभी घोषणा कर दी है कि 100 करोड़ बनेगा, उसके लिए 1 करोड़ भी दिया।
किस तरह का राष्ट्रीय स्मारक आपके दिमाग में कि किस तरह से राष्ट्रीय स्मारक ये बनना चाहिए, किस तरीके से? देश की आज़ादी की लड़ाई के अंदर हमारे 1,500 आदिवासी भाई वहाँ पर शहीद हुए थे। उस शहीद स्थली को जो है पहली बार अशोक गहलोत जी के राज के अंदर जब दयाराम परमार जी हमारे टीएडी मंत्री थे, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया। फिर महेंद्र मालवीय जी ने उसके विकास के अंदर अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से काम करवाए। उस मानगढ़ धाम की पहचान इस राज के अंदर हुई है। अब उसके अंदर राष्ट्रीय स्मारक जब जलियांवाला बाग हो सकता है, तो आदिवासी क्षेत्र के अंदर जहाँ 1,500 आदिवासियों की शहादत थी, वो क्यों नहीं हो सकता थी? भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का कोई सम्मान नहीं करना चाहती है, शहीदों का। तो मुख्यमंत्री जी ने मांग करी थी इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। उन्होंने सब भंगवा भी लिया, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के बजट से 100 करोड़ रुपया वहां दे करके उसको डेवलप करने का काम किया है कि राष्ट्रीय स्मारक कैसा होना चाहिए, वो उसका प्लान पूरा बन रहा है। लेकिन जब तक उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिलेगा, ये अपने आप में शहीदों का अपमान है। एक बड़ी बात अभी मैं आपके साक्षात्कार के लिए आ रहा था, तो आते आते अजीत जी से बात हो रही थी कि इन्होंने 272 प्लॉट की एक जो घपला हुआ है शहर के अंदर, उसको सरकार के सामने रखा, अशोक गहलोत जी के सामने भी। लेकिन मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी सब बात हुई थी। सरकार आपकी है, निकटता आपकी है, क्यों नहीं आज तक ये कंप्लीट हो सका, क्या कारण है? बहुत बड़ा घोटाला वो तो बता रहे 365 के आसपास है ये। 272 भूखंडों की बात नहीं है, ये तो पिछले लंबे समय से इस नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर शहर का जितना विनाश किया है, उससे बड़ा विनाश, इतना पैसा आ रहा है, राज्य सरकार भी दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है, पर इस नगर निगम के मार्फत आप छोटे से काम देखिए, मेरा सागवाड़ा आइए आप, जहाँ छोटी सी 40,000 की आबादी वाला शहर, नगर पालिका का चेयरमैन जो नरेंद्र कुड़निया बनता है, और 1 साल के अंदर पूरा शहर एक खूबसूरत शहर बन जाता है। जहाँ हमारे वहां पर जितना आपका 1 महीने का खर्च है, उतना बजट तो हमारे पूरे साल भर का नहीं आता है, तो भी उस नगर पालिका को खूबसूरत हमने बना दी है। कई चीजें हमने ला करके रख दी, नया टाउन हॉल बना रहे, नया मिनी सचिवालय बना रहे, सड़कें अच्छी कर दी, शहीद स्मारक बना दिए, गार्डन बना दिए। तो उदयपुर के अंदर नगर निगम क्यों नहीं कर पाया? तो यहाँ जब जितना भ्रष्टाचार मैं कह सकता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर नहीं है, उतना भ्रष्टाचार यहाँ के भाजपा नेताओं की नाक के नीचे यहाँ पर उदयपुर शहर के अंदर किया गया है। एक चीज और बताएं, जो मूल बिंदु है इस पूरे साक्षात्कार का, चुनाव नजदीक और उदयपुर शहर के मुख्य दावेदार आप हैं और दिगंबर जैन समाज से आप आते हैं, बहुत बड़ा समाज है यहाँ। क्या तैयारी है, क्या हिंट मिला हुआ है? देखिए, आपने भी कहा कि पूरे उदयपुर डिवीजन के अंदर हर जगह संगठन को देखने का काम मेरी हॉबी है, जो मैं कर रहा हूँ। तो जैसे मैं सागवाड़ा में जा रहा हूँ, जैसे डूंगरपुर जा रहा हूँ, वैसे उदयपुर भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं एआईसीसी का सदस्य हूँ। और जहाँ तक यहाँ पर दावेदारी की बात है, तो मैंने दावेदारी की नहीं, तो ऊपर से मिल जाएगा। मैंने दावेदारी की नहीं। अब पार्टी को निर्णय करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा। सर्वे हो रही है, जिसका सर्वे में नाम आएगा, सर्वमान्य तरीके से सारे कार्यकर्ता मिलकर के जिसको चाहेंगे वो चुनाव लड़ेगा। अब यहाँ जातिगत कोई बात नहीं है, 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताते। ये तो परसेप्शन बना हुआ है कि जाति के वोट है, जाति के वोट है। नहीं मानते हैं ना, जैसे 1,20,000 करीब ओबीसी के हैं, 60-70 हजार ब्राह्मण है, 60-70 हजार वैश्य समाज के लोग हैं, तो इस तरह जातिगत आधार तो एक मुख्य रहता है। देखो, हमारे त्रिलोक पूर्विया नहीं जीते क्या, डॉक्टर केजा व्यास जी नहीं जीती क्या, सुखड़िया जी नहीं जीतते थे क्या? मगर सर एक चीज और जो शहर में चल रही है, पता नहीं बोर्ड भी लगाए लोगों ने कि भारी प्रत्याशी को लेकर के कुछ कांग्रेस के अंदर चल रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जी, कि जब चुनाव आते हैं हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो क्रियाएं भी होंगी, प्रतिक्रियाएं भी होंगी। कुछ लोग ये चाहेंगे कि हमारे सेंट्रल से भी नाम आ रहा है। नहीं, सेंट्रल से भी नाम आ रहा है
कांग्रेस पार्टी के अंदर बाहर अंदर की कोई विषय नहीं है। कौन चुनाव लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी, लेकिन बाहर ही अंदर ये सब चीजें आती हैं। चुनाव नगर पालिका का होता है तब भी होता है कि पास का वार्ड का यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जी ये सब चीजें चलेंगी। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र बहुत ही मतलब उसके ऊपर चलने वाले लोग हैं, तो अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। एक चीज और बताएं खुदिया जी, अगर आप यहाँ से प्रत्याशी बन गए तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके दिमाग में कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी कमियां हैं, उदयपुर को इतना तो देना ही है, ये काम करवाने हैं। वो अशोक कौन-कौन से- गहलोत जी ने इस उदयपुर शहर को बहुत कुछ दिया है, और अशोक गहलोत जी राजस्थान के फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं समझता हूँ उदयपुर शहर को बहुत कुछ मिलेगा। बार बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सबसे ज्यादा जोधपुर से ज्यादा उन्होंने उदयपुर डिवीजन के दौरे किए हैं। ये और आपके मेरा दिमाग में प्लानिंग होगी ना कि कुछ मैं- ये फोकस बिंदु है इन पे मुझे काम पूरे करना है। जैसे कि यातायात की एक समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है, कंजस्टेड रोड्स हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, भारी लोगों का कुछ जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अभी तक भी हाईवेज पूरी तरह से नहीं चल, उसको लेकर के कोई तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता नेचुरल पीछे ही हमारे जाती है। ये उदयपुर संभाग की 28 सीटों के ऊपर जो भी उम्मीदवार आएगा वो सारे उम्मीदवार वहां पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से नेतृत्व हो रहा है, हजार प्रकार की कमियां हैं, तो इन सब कमियों को दूर करने की जवाबदारी कांग्रेस पार्टी के विधायक की रहेगी। अब कौन चुनाव लड़े, जब चुनाव अगर पार्टी फैसला कर लेगी उस समय देखेंगे कि कौन किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उम्मीदवार के रूप में तो जाने जा रहे हो इस समय उदयपुर में। नहीं, वो अच्छी बात है कि उदयपुर शहर के हमारे सारे कार्यकर्ता और कई समाजों के और जिन लोगों से हमारा संपर्क रहा है इतने लंबे समय से, आपसे भी रहा है, आप भी दिल से चाहते हैं कि भाई हमारे कोई मतलब मिलने वाले ही आवे, हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन निर्णय पार्टी करेगी। और जब निर्णय पार्टी करेगी तो बढ़िया विजन उदयपुर शहर के लिए देंगे कि आने वाली 20-25 साल तक उदयपुर शहर की जनता याद करेगी कि इस समय पर कोई एमएलए रहा था, अब कौन रहेगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन इस राज के अंदर अगली बार का विधायक मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ही जीतेगा। उदयपुर शहर हमको हर हाल में जीतना है, कौन लड़ेगा इसका विषय नहीं। लड़ेगा हमारा आदमी, वो जीतेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि जिस दिन टिकट का फैसला हो जाएगा उस दिन हम विजन रखेंगे, जनता के सामने जाएंगे कि उदयपुर शहर के लिए हम ये करने जा रहे हैं। आप सत्ता के इतने नजदीक हैं और लोग जानना चाहते हैं कि लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि लिस्ट को लेकर रोज ही कहा चलता है कि आज शाम को आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, कब तक आ रही है लिस्ट? कल सीईसी की बैठक है जी दिल्ली के अंदर, जी कुछ फैसले कल भी हो सकते हैं। जी अब ये टिकटों का निर्णय करने का अधिकार हमारे आला कमान का है, जी। पर बहुत जल्दी लिस्ट आने वाली है। इस वीक में उम्मीद करें, हमको करना चाहिए, आशावान रहना चाहिए, कभी भी आ सकती है। कोटिया साहब आपसे बहुत अच्छी बात हुई, आगे उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।